वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नागरिकों को डिजिटल घोटालों और फर्जी नोटिसों से बचने के लिए किस नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अभय एआई चैटबॉट। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस पहल का अनावरण किया है? तो विश्व सूत्र का अनावरण किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खदान जोन्नागिरी परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चिप डिजाइन और अनुसंधान का केंद्र बनने के लिए अपनी सेमीकंडक्टर नीति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है? तो आंसर है दिल्ली। अप्रैल 2026 में भारत और रूस के बीच लागू हुए रेलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सैन्य अड्डों और बंदरगाहों तक पारस्परिक रसद पहुंच। ठीक है। अप्रैल 2026 में दक्षिण कोरिया के कौन से राष्ट्रपति अपनी पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं? तो आंसर है ली जो म्योंग जी। और अप्रैल 2026 में नवगठित ओडिशा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मत से चुना गया? तो आंसर है असित त्रिपाठी जी को। अप्रैल 2026 में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि में योगदान के लिए 9वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर सी श्रीनिवास राव जी। ठीक है। भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया है? तो आंसर है साध्वी सतीश सैल जी को। अप्रैल 2026 में भारत के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो लद्दाख, जो कि सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो आंसर है सरदार पटेल द्वारा सिविल सेवकों को भारत का इस्पात ढांचा कहना। ठीक है। इसी घटना के उपलक्ष्य में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवा को देश की एकता बनाए रखने वाला इस्पात ढांचा बताया था। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2006 में की थी। यह दिन सिविल सेवकों के कठिन परिश्रम को सम्मानित करने और उन्हें नागरिकों की सेवा के प्रति पुनः समर्पित होने की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इसमें एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में डीआरडीओ ने आंतरिक सुरक्षा और वास्तविक समय की निगरानी को मजबूत करने के लिए कौन सी एआई संचालित उपग्रह इमेजिंग प्रणाली गृह मंत्रालय को सौंपी है? तो इसका आंसर है प्रज्ञा। प्रज्ञा एक उन्नत उपग्रह इमेजिंग सिस्टम है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधियों और असामान्य पैटर्न की पहचान करता है। इसे डीआरडीओ के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। यह प्रणाली आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में सटीक जानकारी और चेतावनी प्रदान करेगी। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत ने औपचारिक रूप से इसे गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को सौंपा है। ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म और आया है कि ACD-150 क्या है? तो ये जो है डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए एक
खास कंटेनर भी विकसित किया है। ठीक है, इसे विमान से समुद्री जहाज़ों में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इसकी क्षमता क्या है, 150 kg है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस वर्ष को भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 2028-29। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कुल 25 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अनावरण किया, जो रक्षा, तकनीक और व्यापार में नए युग की शुरुआत है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को वर्तमान 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज की स्थापना की गई है, जो एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जोड़ेगा। एक नया संचार शुरू किया गया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को टूटने से बचाने और महत्वपूर्ण तकनीकों की सुरक्षा पर काम करेगा। दक्षिण कोरिया अब भारत की पहल अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो गया है, जबकि भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेगा। ISA का क्या मतलब है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू अपनी शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए घातक हथियारों जैसे लड़ाकू विमान और मिसाइलें के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान ने। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के नेतृत्व में जापान ने अपनी दशकों पुरानी नीति को बदल दिया है। अब जापान दूसरे देशों को लड़ाकू विमान, मिसाइलें और युद्धपोत जैसे घातक हथियार बेच सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने एक ऐसा संविधान अपनाया था जिसके तहत वह अपनी सेना का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए कर सकता था और हथियारों के निर्यात पर कड़ा प्रतिबंध था। ठीक है, ये हथियार शुरू में केवल उन 17 देशों को बेचे जाएंगे जिनके साथ जापान का सुरक्षा समझौता है। जापान अभी भी युद्ध में सीधे शामिल देशों को हथियार देने से बचेगा। ठीक है, जापान ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका 6.5 अरब डॉलर का युद्धपोत सौदा चर्चा में है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां जैसे चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियां और घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाना इस फैसले के पीछे मुख्य कारण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में हुए संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल करने वाले रूमेन रादेव किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लड़ाकू पायलट हैं? तो इसका आंसर है बुल्गारिया के। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ठीक है, रूमेन रादेव की प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी ने संसदीय चुनावों में 44.7% वोट हासिल किए हैं। यह बुल्गारिया में दशकों बाद किसी एक पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। बुल्गारिया पिछले 5 वर्षों में 8 चुनाव देख चुका है। इस जीत से देश में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के खत्म होने का उम्मीद है। रादेव यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता के प्रति संशयपूर्ण रहे हैं और रूस के प्रति नरम रुख के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीत से यूरोपीय संघ और नाटो के भीतर रक्षा नीतियों पर नई बहस छिड़ सकती है। ठीक है, राजनीति में आने से पहले रादेव एक लड़ाकू पायलट थे। उन्होंने जनवरी 2026 में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति पद छोड़ा था। ठीक है, यानी इसके पहले ये राष्ट्रपति पद पे आसीन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय औद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास ने फुटबॉल का कौन सा नया और अभिनव प्रारूप में पहली बार पेश किया है? तो इसका आंसर है ओमेगा बॉल। ओमेगा बॉल फुटबॉल का एक तेज संस्करण है जहां पारंपरिक 2 टीमों के बजाय 3 टीमें एक साथ खेलती हैं। यह खेल एक गोलाकार मैदान पर खेला जाता है
जिसमें 3 गोल पोस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक गोल पोस्ट यहाँ पर है, एक गोल पोस्ट यहाँ पर है और एक गोल पोस्ट यहाँ पे है। तो इसमें 3 गोल पोस्ट रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक टीम जो है अपने एक गोले की रक्षा करती है और साथ ही बाकी 2 टीमों के गोल पर हमला करती है। इसमें ऑफ साइड का कोई नियम नहीं होता है, जिससे खेल बहुत तेज और रोमांचक हो जाता है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने 17 अप्रैल 2026 को एक अंतर कॉलेज टूर्नामेंट के साथ इसे भारत में लॉन्च किया। इसमें चेन्नई के कई प्रतिष्ठित कॉलेजों जैसे लोयोला और सविता विश्वविद्यालय ने भाग लिया है। निदेशक वी कामाकोटी के अनुसार यह पहल खेलों में नवाचार और छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति आईआईटी मद्रास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड है, पुरस्कार के इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेता महिलाएं हैं। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण सम्मान माना जाता है। यह जमीनी स्तर यानी ग्रॉस रूट्स पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। 1989 में शुरुआत के बाद 2026 पहला ऐसा साल है जब सभी 6 भौगोलिक क्षेत्रों यानी अफ्रीका, एशिया, यूरोप और द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की विजेता महिलाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक विजेता को उनके साहसी कार्यों के लिए $2 लाख की राशि प्रदान की जाती है और विजेताओं ने जीवाश्म ईंधन के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने और बड़े खनन प्रोजेक्ट्स को रोकने में सफलता हासिल की है। मैं जो है 2026 की जितनी भी विजेताएं हैं और उनके क्षेत्र जो हैं मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत की किस पहल को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए अनुकूल वातावरण श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो WSIS का मतलब क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026। ठीक है, तो इसका आंसर है समृद्ध ग्राम। ठीक है, इसका आंसर है समृद्ध ग्राम। भारत के दूर संचार विभाग द्वारा संचालित समृद्ध ग्राम पहल को वैश्विक WSIS पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। डिजिटल दृष्टिकोण क्या है? तो यह पहल भौतिक और डिजिटल का मिश्रण है। इसमें गांवों में भौतिक केंद्र बनाए जाते हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल सेवाएं दी जाती हैं। भारत नेट यह परियोजना दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारत नेट का उपयोग करती है ताकि गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। समृद्ध केंद्र गांव में ये ऐसे केंद्र हैं जहां एक ही छत के नीचे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी टेलीमेडिसिन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करती है क्योंकि यहां प्रशिक्षित लोग ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है,